हेलो एवरीवन, वेलकम टू एयर एजुकेशन। और हम कर रहे हैं यूपीएसआई के लिए पॉलिटी पीवाईक्यूज के थ्रू। और अब तक हमने 12 क्लासेस कर चुके हैं और ये 13वीं क्लास है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है कि भारतीय संविधान में ऐतिहासिक 73वें और 74वें संशोधन को अधिनियमित करने के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो सवाल ये पूछ रहा है कि 73वें और 74वें संशोधन के समय पे भारत के कौन प्रधानमंत्री थे। तो ये थे पीवी नरसिम्हा राव। और 73वां और जो 74वां संविधान संशोधन ये कब हुए थे? 1992 में। 73वां किससे रिलेटेड है? पंचायतों को संवैधानिकता देने से। और 74वां नगर पालिकाओं को संवैधानिकता देने से। पंचायतों से संबंधित भाग 9, नगर पालिका से संबंधित भाग 9। ये 9 भी किससे संबंधित है? सहकारी समिति से। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है कि किस धारा के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम यह प्रावधान करता है कि यदि व्यापक जनहित में किसी प्रकार के प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है तो किसी व्यापार रहस्य को प्रकट किया जा सकता है। अब देखो, आरटीआई एक्ट 2005 ये आपको क्या देता है? सूचना का अधिकार देता है। ठीक है, किस धारा के तहत? धारा 3 के तहत। मतलब आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यही बात कहता है धारा 8 में कि किन किन स्थितियों में सूचना न देने की छूट है। देखो, कई बार मैं एग्जांपल ले रहा होता हूँ तो वो टेक्निकली शायद सही ना हो, पर वो सिर्फ आपको समझाने के उद्देश्य से होते हैं। और क्योंकि आपको लिखना है नहीं, सीधा टिक करना है, तो वो शायद आपको याद रह जाए, इस उद्देश्य से होता है। तो धारा 8 ये कहती है कि आपको किन किन परिस्थितियों में सूचना नहीं दे सकते आप, ऐसी छूट है। इसी तरह धारा 8(1)(d) इस स्थिति की छूट की बात करती है कि अगर कोई व्यापार रहस्य है, मतलब किसी का कोई ट्रेड सीक्रेट है, जैसे पेप्सी है। अब पेप्सी किस तरह पेप्सी बना रही है, तो उसका जो सीक्रेट रेसिपी है उसको आउट नहीं करे अगर वो चाहे तो। ठीक है, लेकिन यहीं पे फिर ये भी लिखा है कि अगर कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी समझती है कि इस सूचना को, जो सूचना है व्यापार रहस्य वाली, इसको जनहित में जारी करना जरूरी है। ठीक है, इसी का 8(2) सेक्शन है, वो ये बात करता है, इस जनहित वाले सिद्धांत के बारे में बात करता है कि अगर कोई ऐसी सूचना है जिसको जनता के हित में प्रकाशित किया जाना जरूरी है, उसका उस इंफॉर्मेशन का पब्लिक डोमेन में होना जरूरी है, तो तब क्या होगा? उस सूचना को प्रकाशित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से अपवाद है, उसी अपवाद पे क्वेश्चन पूछा है। 8(1)(d) इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है तीसरा, जो कहता है कि निम्नलिखित संस्थानों में से किसे बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस याचिका जारी करने का अधिकार है। तो ये एक रिट है, जो आपके यहाँ रिट कौन कौन जारी कर सकता है? एक तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, दूसरा हाई कोर्ट कर सकता है। तो यहाँ उच्च न्यायालय इसका सही उत्तर होगा। ये अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 अनुच्छेद के तहत। कौन कौन सी रिट है? 5 हैं। एक तो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। इसका लिटरल मीनिंग ये होता है कि प्रेजेंट द बॉडी बिफोर द कोर्ट। इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को सरकार क्या करती है, अरेस्ट वगैरह करती है, तो उसको फिर कोर्ट के सामने प्रस्तुत कीजिए, फिर कोर्ट डिसाइड करेगी जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग कि इस व्यक्ति को वास्तव में रखा जाना चाहिए जेल वगैरह में, नहीं रखा जाना चाहिए। वो ठीक है, जैसे केस चलता है। दूसरा है परमादेश। परमादेश में क्या करता है? कोर्ट आदेश देता है कि ये काम किया जाए। और तीसरा है अधिकार प्रक्षा। अधिकार प्रक्षा में कोर्ट सवाल पूछता है, जैसे कोई सार्वजनिक पद है, ठीक है, उस पर कोई व्यक्ति है, तो उसकी वैधता की जांच करता है कि आप किस अथॉरिटी से, इसको को वारंट बोलते हैं, तो ये पूछता है कि आप किस अथॉरिटी से इस पद को ग्रहण किए हुए हैं, तो उस पद की
और जो व्यक्ति है उसकी वैधता की जांच करता है। अगला है प्रतिषेध। पहले प्रतिषेध लिख, और एक और है प्रतिषेध के अलावा उत्प्रेषण। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ये दोनों ही मतलब निचली अदालतों के लिए जारी किए जाते हैं। प्रतिषेध तब जारी किया जाता है जब कोई निचली अदालत क्या करती है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रही होती है, ठीक है, तब उसको रोकने के लिए। अगर कोई अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर फैसला कर दिया तो उसको रोकने के लिए। इसमें फैसला आया नहीं होता है, प्रक्रिया चल रही होती है, तभी जारी किया जाता है। और ये उत्प्रेषण अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जब कोई फैसला सुना दिया जाता है तब जारी किया जाता है। मतलब ये गलती से पहले ही रोकने की बात है, यहाँ गलती हो गई है, तब इसको सुधारा जाता है। ठीक। अगला सवाल, चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय प्रक्रियाओं के क्षेत्र में एक भारतीय नवाचार है? तो देखिए, संसद की जो प्रक्रिया होती है, संसद में जो सदस्य होते हैं उनको सांसद कहते हैं। सांसद क्या करते हैं, मंत्री जो है आपके सरकार, या मंत्री यानी कि सरकार, इससे क्या करते हैं, सवाल पूछते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, सबसे सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है। अब देखो, सुबह 11 से 12 इस समय क्या होता है, प्रश्नकाल। प्रश्नकाल में क्या होता है, 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक तो तारांकित, मेरे से स्टार बनेगा नहीं, मैं तारांकित लिख ही देता हूँ। दूसरे होते हैं गैर तारांकित, और तीसरे होते हैं अल्प सूचना प्रश्न। अब अल्प सूचना प्रश्न को पहले समझ लो, बाकी समझ में आएगा। देखो, इन प्रश्नों को पूछने के लिए सरकार से पहले ही आपको नोटिस देना पड़ता है कि इतने दिन पहले हम ये सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन अल्प सूचना वाले में क्या है, 10 दिन से कम के नोटिस पे आप ये सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है। और तारांकित वैसे सवाल होते हैं जिनका उत्तर जो मंत्री जी हैं वो कैसे देंगे, मौखिक रूप से देंगे, और इसमें पूरक प्रश्न पूछने की इजाजत होती है। अब पूरक प्रश्न का मतलब ये है कि जैसे ये है आपके सांसद महोदय, सांसद महोदय ने सवाल पूछा मंत्री जी से, मंत्री जी ने उत्तर दिया। अब जो उत्तर दिया गया है, इससे अगर कोई सवाल जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो उस सवाल को सांसद पूछ सकता है। तो ये होता है पूरक प्रश्न पूछना। ठीक। गैर तारांकित में आते हैं जहां पे आपको लिखित जवाब मिलेगा। और अब इसी तरह 12 बजे से आपका चलता है शून्यकाल। इस शून्यकाल को आप 1962 से भारत का ही एक इन्वेंशन मानिए। इसमें क्या होता है, तो कोई ऐसा मुद्दा है जो सार्वजनिक हित का है, लोक हित का कोई मुद्दा है जिसपे सरकार का ध्यान अभी वर्तमान में एक साथ, मतलब कोई इमरजेंसी का मुद्दा है जैसे, उस पर सरकार का ध्यान खींचना है, तो बिना किसी नोटिस वगैरह के सीधे तात्कालिक मुद्दे उठा लिए जाते हैं, उन पे सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है। ठीक है। तो ये भारतीय नवाचार है शून्यकाल। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। 5वां सवाल, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार की धारा 19 के तहत घोषणा के प्रकाशन की तिथि से कितने दिन की अवधि के भीतर कलेक्टर फैसला सुनाए? एक्ट है आपका LARR एक्ट। ये कई बार मैं ये कहानी बता चुका हूँ। इसमें क्या होता है कि सरकार है जिसको कोई जमीन लेनी है, ठीक है, मतलब जमीन लेनी नहीं है ऐसे, मतलब कि सरकारी कोई काम है, जैसे सार्वजनिक उद्देश्य का काम, जैसे सड़क, यही सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है। तो इसके लिए पहले क्या होता है, SIA वगैरह होता है, वो सब चीजें वहां से करवा चुका हूँ मैं कई बार ये। धारा 11 में फिर हम आए, और धारा 11 में क्या हुआ, प्रारंभिक अधिसूचना जारी की। ठीक है। प्रारंभिक अधिसूचना जारी करने का मतलब होता है कि सरकार को ये जमीन चाहिए, उसके बाद उसकी खरीद बिक्री वगैरह पर रोक लग जाती है, वो सब छोड़, मुख्य मुख्य बातें बात करते हैं। धारा 15, अब आपत्तियां दर्ज कराई जाती हैं कि भैया ये जमीन जा रही है, किसी को कोई आपत्ति है तो बताओ। उसके बाद धारा 19, ये तो एक तरह से ऐसा समझो धारा 11 कि हमें जमीन चाहिए,
और धारा 19 इज लाइक कि हम जमीन ले रहे हैं, मतलब उस जमीन की एक तरह से कन्फर्मेशन होती है। तो 12 महीने के अंदर अंदर धारा 19 के तहत ये जो प्रारंभिक अधिसूचना जारी हुई, इससे 12 महीने के अंदर अंदर ये 19 के तहत अधिसूचना या घोषणा जारी कर दी जाती है और इसमें बताया जाता है कि ये वाली जमीन ली जा रही है और उसके बदले एक पुनर्वास योजना, जो भी पुनर्वास किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, तो ये सब चीजें बताई जाती हैं। और इसके बाद 12 महीने का और समय होता है जिसमें धारा 25 के तहत फाइनल मुआवजे की घोषणा कलेक्टर साहब को करनी होती है। ठीक, तो 12 महीना इसका सही उत्तर है। छठा सवाल, निम्नलिखित में से किस निर्देशक तत्व को 1976 में संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान के भाग 4 में जोड़ा गया था? तो ये है आपका 48A, और इसको मैं इतनी बार बता चुका हूँ, बहुत ज्यादा। पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा करना। ठीक, और गाय के वध पे ये 48 में, इसमें दुधारू पशुओं के वध पे रोक भी। ठीक, और ये आपका, अच्छा, वन जीव और वन ये संवर्ती सूची में डाले गए थे सब्जेक्ट। ये कुछ विषय थे जिन पे पहले राज्य सूची में थे, ये संवर्ती सूची में गए। तो चलो, ये तो सब वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं हम। 7वां सवाल, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्यों का चयन किया जाता है, कितने हैं? 100, ये भी बात कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि राज्य मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा? यहाँ, ठीक है, तो ये लिखा है आपका अनुच्छेद 42 में। ठीक है, अब इसमें केवल यही नहीं लिखा है, इसमें लिखा है कि कार्य की मानवीय दशा, ठीक है, और कामकाजी महिलाओं के लिए, कामकाजी महिलाओं के लिए जो मातृत्व जो मातृत्व राहत है, एक तरह से ये मान लो पेड मैटरनिटी लीव के बारे में बात करता है, सिंपल साधारण भाषा में। ठीक है, तो इसी के लिए फिर एक एक्ट है, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। ठीक है, तो बेसिकली ये बात करता है कि अगर कोई महिला को ये छुट्टियां दी जा रही हैं जो उनकी माँ बनने की वजह से, तो वो ऐसे आप उनको, मतलब उनके पैसे वैसे नहीं काट सकते, एक लिमिट दे रखी है कि इतनी छुट्टियां उनको दी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये उस बारे में, सिंपल सरल भाषा। अगला सवाल, 9वां सवाल कहता है कि ओल्गा टेनिस बनाम बॉम्बे नगर निगम मामला किस मुद्दे से संबंधित था? तो ये फुटपाथ पर रहने वाले व्यक्तियों के अधिकार से संबंधित था। ठीक, अगला सवाल, 10वां कहता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होना चाहिए। अब जैसे मैंने इसमें करा चुका हूँ मैं, ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसमें जो अध्यक्ष होते हैं वो या तो एक्स CGI होते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट जज, एक्स ही होते हैं दोनों। ऐसे ही जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, इसमें जो अध्यक्ष होंगे वो हाई कोर्ट के, ये दोनों भी है, मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायाधीश। तो यहाँ पे उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश सही होगा, क्योंकि सेवानिवृत्त न्यायाधीश उच्च न्यायालय का तो यहाँ कहीं दे नहीं रखा है, तो फिर ये दोनों ध्यान रखना है। पहले इसमें एक ही था, पर 2019 में चेंज हुए थे, तो अब दोनों हो सकते हैं। मतलब सिर्फ पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे उनको ही दिया जाता था ये पद, अब न्यायाधीश को भी दिया जाता है सेवानिवृत्त। 11वां सवाल कहता है कि मद्रास के उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1862 में की गई थी। इसी की नहीं, कलकत्ता और बॉम्बे
और मद्रास, ये तीनों 1862 में ही स्थापना होती है। और इसकी हुई थी 1 जुलाई को, इसकी 14 अगस्त, इसकी 15 अगस्त। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किसी राज्य के बाहर उत्पन्न होने वाले भू राजस्व की बकाया राशि की उस राज्य में वसूली और भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के किस प्रविष्टि और किस सूची के अंतर्गत आती है। बेसिकली ये सवाल कह रहा है कि जैसे राज्य है, अब यहाँ पे अगर कोई मामला है जैसे भू राजस्व से रिलेटेड, तो वहाँ पे तो ये समझ में आता है कि राज्य अपना कानून बनाएगा। वो ऐसा राज्य की जो सूची है उसमें 45वीं प्रविष्टि में आता है राज्य सूची। ठीक है, तो वो क्या करेगा, राज्य के भीतर भू राजस्व का निर्धारण और उसके संग्रहण से संबंधित कानून बना सकता है। लेकिन अगर कोई मामला बाहर का है, राज्य के बाहर का, ठीक है, तो जो बकाया है उस पे राशि, तो उसके संबंध में लॉ जो बनाया जाएगा वो समवर्ती सूची का विषय है। मतलब इस पे केंद्र कानून बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। और ये 43वीं प्रविष्टि में आता है। तो प्रविष्टि 43, सूची 3। अब इसमें दोनों क्या बनाएंगे, अब केंद्र बना देगा तो फिर राज्य का चलेगा नहीं। तो सीधी सिंपल सी बात है कि केंद्र बनाएगा इसमें आराम से। ठीक है, अगला सवाल 13वां सवाल कहता है कि एल.एम. सिंघवी समिति किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान नियुक्त की गई थी। शायद पिछली क्लास में ही बताया था, 1986 की बात है। पंचायतों को संवैधानिक प्रावधान, सॉरी, संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित था ये। और इन्होंने ही कहा था कि पंचायतें इसलिए कामयाब नहीं हो रही हैं क्योंकि उनके पास संवैधानिक दर्जा नहीं है। और ये राजीव गांधी के समय की बात है। अगला सवाल 14वां सवाल कहता है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा के तहत महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण के संबंध में राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के लिए प्रावधान दिया गया है। तो ये 70A में दे रखा है, पर इससे पहले ये समझ लो कि महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जो कंप्यूटर, ठीक है, जो कंप्यूटर संसाधन ऐसे हैं जिनको नष्ट करने से, जिनको अगर नष्ट कर दिया जाए तो वो राष्ट्र के लिए एक समस्या बन जाएगी। मैं साधारण शब्दों में बता रहा हूँ। वैसे जैसे राष्ट्र के लिए अगर कोई वित्तीय समस्या उत्पन्न हो जाती है, राष्ट्र के लिए कोई सुरक्षा से संबंधित खतरा उत्पन्न हो जाता है, वैसे कंप्यूटर संसाधन अगर नष्ट होते हैं तो उनके संरक्षण, तो वो वाले संसाधन मतलब वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बेसिकली सिंपल सरल भाषा में, तो वो इम्पोर्टेंट कंप्यूटर संसाधन है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी का प्रावधान है। तो ये राष्ट्रीय नोडल एजेंसी, इसका नाम है नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, नहीं, इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, NCIIPC। हाँ, यही है। और ये धारा 70A में दे रखा है इसका प्रावधान। तो ये क्या करेंगे, इसको प्रोटेक्ट करेंगे। धारा 70B के बारे में हम बात कर चुके हैं पहले किसी क्लास में, मैंने बताया था धारा 70B में CERT इनका प्रावधान है। ये बेसिकली इसको एक तरह से ऐसे मान लो कि आपातकालीन फोर्स की तरह कंप्यूटर के मामले में। ठीक है, तो भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम इसका नाम है। और अगर कोई साइबर हमला वगैरह होता है उस टाइम में, ये कंप्यूटर फोर्स है एक तरह से आपकी। ठीक, उसको बनाने का प्रावधान है इसमें। 15वां सवाल है कि किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जालसाजी का अपराध अपराध होता है। कैसा अपराध होता है? ठीक है, अगर ये जो फ्रॉड है, अगर किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा है, तो ये पहले तो शायद IPC 469 में था, अभी वर्तमान में 336 में है। 336, ठीक है, और एग्जैक्टली 4 में। ठीक है, सब सेक्शन 4। ये आपका असंज्ञेय और जमानती अपराध है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखें। 16वां सवाल कहता है कि दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में निर्वाचन सुधारों पर एक समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था। दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में 1990 में, ठीक है, 1990 में ये समिति बनाई गई थी और इसका मतलब, इसका काम था निर्वाचन
सुधारों से संबंधित। निर्वाचन सुधारों से संबंधित मतलब कि इलेक्शन में सुधार। ठीक है, जैसे ईवीएम का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, इसी समिति की अनुशंसा थी। मतदाता पहचान पत्र उसको कंपलसरी किया जाए, ये सब किसी ने मतलब सुधार दिए थे। और भी सारे थे, और ये उस समय वीपी सरकार थी। ठीक है, आगे बढ़ करते हैं। 17वां सवाल है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरुद्ध किए गए किसी भी व्यक्ति के लिए किस धारा के तहत उपयुक्त सरकार अस्थायी रूप से एक निर्दिष्ट अवधि के लिए छोड़ सकती है? तो ये 15 में है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ एनएसए में। सरकार चाहे तो क्या करेगी, जो व्यक्ति को जिस व्यक्ति को डिटेन किया गया, डिटेन, उसको चाहे तो सरकार धारा 15 के तहत किसी एक निश्चित अवधि के लिए छोड़ सकती है, लेकिन उसकी छोड़ने की शर्तें वगैरह वो सब सरकार ही डिसाइड करती है। और फिर इसको मनचाहे जब कैंसिल भी कर सकती है, और फिर वापस भी जाना पड़ता है अगर कैंसिल कर दी गई तो। और अगर कैंसिल करने पे वापस नहीं आया तो फिर सजा हो जाएगी। तो ये सब बता चुका हूँ मैं पहले। ठीक है, देखो वापस बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे क्या है कि आपका ही टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि जो चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं उसको डिस्कस करने से क्या फायदा। 18वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शामिल नहीं? छठी अनुसूची के राज्य में बता चुका हूँ, AMTM। इसमें मणि नहीं होता है, बस ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो नागालैंड नहीं है इसमें। अब ये छठी अनुसूची भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये किस लिए होती है। जनजातीय जो क्षेत्र हैं, इन इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, बस यहाँ पे स्वायत्ता ज़्यादा होती है 5वीं अनुसूची में, जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्ता थोड़ी कम दे रखी है। उसमें 10 है। 19वां सवाल, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस भाषा को मान्यता नहीं दी गई है? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में 22। मूल में कितनी थी? 14। ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं, बस इस तरह नहीं किया। तो 14 के बाद देखो, ये पता ना हो कि 22 में कितनी है, तो दो तीन चीजें मैंने बताई थी। एक तो देखो अंग्रेजी नहीं है, इसके ऊपर नहीं अगर क्वेश्चन पूछेगा तो या तो अंग्रेजी के ऊपर पूछेगा, अंग्रेजी नहीं है। राजस्थानी नहीं है। ठीक है, तो इन दो तीन भाषाएं हैं जिन पे, और भोजपुरी नहीं है, तो इन्हीं पे क्वेश्चन पूछता है कि ये नहीं है। ठीक है, या फिर अगर पूछेगा कौन है, तो वो होंगी कि जो बाद में जोड़ी गई हैं। जैसे 14 भाषाएं थी, तो 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई थी? 15वीं भाषा थी आपकी सिंधी। ठीक है, तो सिंधी तो है, और ये आया था आपका 21वें संविधान संशोधन से 1967 में। और फिर उसके बाद तीन भाषाएं जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन से 1992 में। कौन कौन सी? न, म, क, यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक, एक और है लास्ट वाला जिससे 22 हो गई, चार जोड़ी गई थी। तो बोडो मास, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अब इसमें देखो संथाली भी है ही है, मैथिली भी है ही है। तो कोडागू आपका सही उत्तर होगा, इसको मान्यता नहीं दी। और ये जो चार जोड़ी गई थी, ये 92वें संविधान संशोधन से जुड़ी गई 2003 में। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है कौन सी कब जुड़ी। अगला सवाल है 20वां, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई थी? देखो शुरुआत में तो ये पहले देखो 338 की बात करते हैं, इसमें सिर्फ एक अधिकारी के बारे में बात की गई थी, एक अधिकारी होगा। फिर 65वां संविधान संशोधन 1990 में, तो इसको बना दिया गया बहुसदस्यीय निकाय। वैसे इतना पूछेगा नहीं, वो बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया और ये आयोग बन गया बेसिकली। ठीक, अब ये SC एंड ST दोनों के लिए काम करता था। फिर होता है 89वां संविधान संशोधन, तो 338 में NC-SC अलग कर दिया गया, और 338A में NC 89 में कब हुआ? 2003 में, ये भी याद रखो। ठीक, तो NC-ST अलग कर दिया गया। उसके बाद एक और है 2018 का, ये भी लिखी लो।
338B, तो ये किसके लिए? ओबीसी के लिए आयोग की बात करता है। तो ये सब स्थापना कब हुई? 338 में है स्थापना की बात, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में। और जनजाति पूछे तो 338A में। और ये 2003 की बात है। ये संशोधन तो 2003 में हुआ था, 2004 में जाके वही लागू वागू हो पाता है। ठीक है, टाइम लग जाता है। तो ये थी आपकी क्लास, और आई होप कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। अगर कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आप लोगों को प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। ठीक, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।